गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लाइव सेशन करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहम भंडारे से, जो 2021 बैच के रैंकर्स हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसे था, उनका जर्नी किस तरह से था, और एक एस्पिरेंट से लेके एक आईपीएस सॉरी एक ऑफिसर तक का जो जर्नी है वो किस तरह से था, और किस तरह से उन्होंने मतलब प्रिपरेशन की थी, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर मतलब उनका दिन कैसा था आज का? सॉरी कुछ ठीक से नेटवर्क इशू था। प्लीज रिपीट दैट लास्ट सेंटेंस। ओके, मैं बोल रहा था कि आपका आज का दिन कैसा था? हाँ, दिन तो बढ़िया था। आज कुछ पहले तो न्यूज़ पेपर पेपर पढ़ लिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद में कुछ बुक्स पढ़ ली। अभी जो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए अभी वक्त है, फिर रिलैक्सिंग ही चल रही है मोस्टली। करंट अफेयर्स एंड रिलैक्सिंग। ओके। तो सर हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से। तो मतलब वो आपका जर्नी किस तरह से था? मोस्टली मेरा कुछ बचपन से ड्रीम नहीं था कि यूपीएससी की एग्जाम देनी है। मोस्टली मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना था। उसके वजह से मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ली थी। लेकिन इंजीनियरिंग के जो लास्ट ईयर में था, तब मैंने यहाँ के जो डीवाईएसपी होते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होते हैं, उनका एक हाँ। सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था हमारे कॉलेज में। तो वहां से कुछ मुझको इंस्पिरेशन मिला कि शायद यूपीएससी ज्वाइन करके कुछ हम पब्लिक सर्विस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 2018 में मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी करना है। एक साल तक प्रिपरेशन की। 2019 ट्वेंटी 21 में सिलेक्शन हो गया। 3 अटेम्प्ट रहे थे एक्चुअली। तो अटेम्प्ट देते वक्त जो कॉमन इश्यूज जो सब फेस करते हैं, इंग्लिश का इशू हो या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, वो सब मोस्टली मोस्ट एस्पिरेंट फेस दैट। मुझको भी वो मैंने भी वो फेस किया है। सो 3 अटेम्प्ट लगे। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि 3 अटेम्प्ट में हो गए। एक अटेम्प्ट में होना भी कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता। लेकिन ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं होना चाहिए। 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट आई थिंक एवरेज हो गया उसमें। तो जैसे कि आपने इस बार में प्रीलिम्स दिया है, मेंस भी दिया है, तो यस। मतलब नॉर्मल में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको मतलब ये लगता है कि यार मतलब एक माइंड सेट बना के रखा है बाकी लोगों ने कि 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके पीछे यस, क्लियर क्या है? मतलब सच में क्या 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं या फिर 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं? बिल्कुल। 10 लाख लोग फॉर्म तो भरते हैं। लेकिन अपियर आई थिंक 5 लाख, 3 4 लाख, 5 लाख प्रीलिम में अपियर होते हैं। उसके बाद फिर हम 10 या 15 हजार कुछ मेंस लिखते हैं। और अंत में इंटरव्यू देने के लिए 2 या 3 हजार एस्पिरेंट होते हैं। लेकिन एक्चुअल इफ यू सी 10 लाख अपनी कंपटीशन नहीं है। इतने लोग सीरियसली नहीं अप्रोच करते एग्जाम को। 10 12 हजार होते हैं जो कि सीरियसली विद डिसिप्लिन टाइम टेबल एग्जाम देते हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन इज 10,000 ओनली। 10 या 12 हजार इतना बड़ा कंपटीशन दिखता है, उतना है नहीं है। और जैसे कि एक नॉर्मल ये होता है स्टूडेंट्स का कि अलग अलग बुक्स पढ़ो। कुछ लोग होते हैं कि जो एक ही स्टैंडर्ड बुक, एक सब्जेक्ट का 2 से 3 अलग अलग स्टैंडर्ड बुक ये करते हैं, रेफर करते हैं। तो वो ज्यादा बेटर है या एक ही किताब रिपीट मोड में करना ज्यादा बेटर नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो रिसोर्सेस मोस्टली जो भी है हमको एक बार डिसाइड करना है, फिर उससे ही उसके ऊपर प्रिपरेशन करना है। रिवीजन हम ज्यादा बार कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज इनफ। फॉर एग्जांपल, उसके लिए बिपिन चंद्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर क्लासी टू पार्टीशन कुछ है उस नाम का बुक है। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक ले लो और उसको बार बार पढ़ो। एनालिसिस अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। वो इम्पोर्टेंट है। रिसोर्सेस जो भी है कम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने कुछ बुक से एक साल है कुछ प्रीलिम में क्वेश्चन डाल दिया तो पूरा बुक पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 2020 का प्रीलिम दिया था, तो उस प्रीलिम में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए
ईशिता दुबे मैडम है, उनके बुक से, हिस्ट्री का बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो उनके बुक से एग्जैक्ट कॉपी करके सेंटेंस डाले थे प्रीलिम में, और वहां से क्वेश्चन बनाए गए थे। लेकिन वो स्पेक्ट्रम से भी कवर हो रहा था। तो ये जरूरत नहीं है कि हम अगले साल के लिए ईशिता मैडम का बुक पढ़ ले। अपना जो बेसिक है, अपना जो रिसर्च डिसाइड हुआ है, तो उसको स्टिक करना है। ओके। और जैसे कि मतलब ये होता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे न्यूज़पेपर जो है तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। नए स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सी न्यूज़ जरूरी है, कौन सी न्यूज़ ये नहीं है, तो वो कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग हमारी बहुत आसान हो जाती है जब हमको हमारा सिलेबस याद है। सिलेबस अच्छे से याद करना है, और हमारा सिलेबस एक बार याद हो जाए तो हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर लेने के बाद जो भी न्यूज़ हो हमारे सिलेबस से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्रीकल्चर हमारा सिलेबस पॉइंट है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कुछ न्यूज़ आ गई, तो हमको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम कुछ पढ़ रहे हैं, टेनिस को लेके कुछ न्यूज़ है, या फिर कुछ किसी कबड्डी स्पोर्ट को लेके कुछ न्यूज़ है, तो हमारे सिलेबस में कहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि कबड्डी अवार्ड, तो हम इग्नोर कर सकते हैं ऐसी न्यूज़ को। तो फिर जहां पर भी सिलेबस से लिंक्ड कुछ न्यूज़पेपर में दिया गया है तो उसको पढ़ना चाहिए। ऐसा अप्रोच होना चाहिए हमारा न्यूज़पेपर को लेके। 1-2 घंटे मैक्सिमम हम न्यूज़पेपर को फिनिश करना चाहिए 2 घंटों में। कम भी नहीं होना चाहिए, आधा घंटा 15 मिनट वो फ्रूटफुल नहीं होता है। अगर हम अच्छा टाइम दे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उससे नोट्स बनाए, तो फिर ठीक हो सकता है। और जैसे कुछ स्टूडेंट का ये होता है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो कुछ लोग हाँ, होते हैं कि आंसर। मतलब पता होगा कि हाँ, ओपन बुक वाला भी हम कर सकते हैं तो उससे भी फायदा हो रही है। बट कुछ लोगों का ये होता है कि सर मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो फिर मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँ, और अगर देख के लिखना है तो फिर उसका क्या फायदा होगा, तो इससे आपका आंसर क्या? राइटिंग आंसर राइटिंग तो हमको जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो डे 1 से नहीं करनी है, क्योंकि हमारा कंटेंट ही डेवलप नहीं होता तो हम लिखेंगे क्या। एक बार कंटेंट डेवलप हो जाए, एक बार एक रीडिंग, सभी सिलेबस जो है हमारा, जो बुक्स है, उसके एक रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर लिखना चालू कर सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लिख सकते हैं हम। तो जब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद, तो उसके पहले क्या करना है, जो जो भी हमारा सिलेबस का और बुक का रीडिंग कंप्लीट हो, तो उसके पहले हम टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं। उन्होंने कैसे अप्रोच किया था आंसर को, कैसे फ्लो चार्ट बनाया था, कहाँ पे डायग्राम बनाई थी, कहाँ पे मैप बनाया था, तो हम उससे सीख सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जब हम एक्चुअली आंसर राइटिंग चालू कर दें, तब तक हमको टॉपर्स की कॉपीज रेफर करनी है और उससे सीख लेनी है। तो ये अप्रोच मुझको लगता है कि अच्छा हो सकता है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मतलब हो जाएगा, तो बेसिकली एक अच्छा अप्रोच भी है। बट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी के भरोसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है या फिर क्लास की जरूरत है, तो ये कैसे समझ पाए में आना चाहिए? नहीं तो उसमें 4-5 साल बाद में वेस्ट हो गए, फिर पता चला कि मतलब यार पहले एक क्लास कर लेते या फिर कोई मेंटर वगैरह देख लेते तो फिर वो अच्छा होता, तो ये कैसे पता चलेगा? सेल्फ स्टडी तो हम कर सकते हैं, मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही की है। लेकिन हमको कोई तो ऐसा चाहिए गाइड करने के लिए कि बता सके कि हमारा अप्रोच सही है या गलत है। तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट, आपका फ्रेंड हो या कोई हो, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर किसी ने मेंस दिया है, किसी ने इंटरव्यू दिया है, थोड़ी बहुत एग्जाम की नॉलेज है, तो उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। उसके बावजूद जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमको आंसर्स इवेलुएट करके देने के लिए भी कोई होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए। मेरा बताऊँ तो मुझको पहला टाइम में जीएस में 364 थे, वहाँ पे मैंने किसी का गाइडेंस स्पेसिफिकली लिया नहीं था। मैंने खुद से स्ट्रेटेजी बनाई थी, खुद से एग्जाम दी थी। तो अ, मेरे मार्क कम रह गए थे, 364 थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे आंसर्स में कुछ तो कमियां होंगी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझको कोई किसी मेंटर की जरूरत थी। तो मैंने जीएस के लिए सिविल्स दिल्ली के जो सजल सिंह सर है उनको अप्रोच किया।
उसके बाद PSIR जो ऑप्शनल है उसके लिए तो करम जादव सर है पुणे में, उनको अप्रोच किया। तो उनका गाइडेंस लेके फिर मैंने मेरे जो इश्यूज थे आंसर्स में उसको रेक्टिफाई करके फिर मेरे जीएस में नंबर बढ़े 364 थे, वहां से बढ़ के 401 हो गए। और PSIR का जो था 232 थे, वहां से बढ़ के अभी 290 तक पहुंच गए हैं तीसरे अटेम्प्ट में। तो कोई तो होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। तो सेल्फ स्टडी प्लस कोई तो हो जो गाइड कर सके, ऐसा अप्रोच रखेंगे तो अ, जल्दी से हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लगेंगे। मतलब एक तो टाइम की बचत हो जाएगी और दूसरा आपको एक कोई प्रॉपर गाइड करने वाला रहेगा तो मिस्टेक्स जल्दी पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो। सही है, राइट। और सर इसके अलावा मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि आप दिल्ली की जाओगे तो ये नहीं कर पाओगे, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। बट जैसे मैं मुझे बताया था मतलब जहाँ तक आपका ये है अपने घर से भी प्रिपरेशन करी है, तो फिर इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हमारा एक प्लान भी होना चाहिए कि अगर यूपीएससी ना हो जाए तो क्या करना है। मुझको पहले एक दो अटेम्प्ट में लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाए शायद, क्योंकि प्रीलिम तो मैंने 4 ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मेंस में पहले अटेम्प्ट में जब कम मार्क आए थे तो मुझको लगने लगा था कि अब शायद नहीं होगा, कुछ प्लान बी पे वर्क करना चाहिए। लेकिन उस वक्त ये भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है उनके लिए कुछ जॉब ऑफरिंग दे रही थी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, या फिर कुछ हाइड्रो पावर रिलेटेड PSUs है उसमें। तो मुझको लगा कि शायद इंटरव्यू तक तो पहुंच जाए, क्योंकि मेरा पहला मैच जो दिया था वहां पे मेरा इंटरव्यू कॉल 20 नंबर से रह गया था। तो मुझको ये जो होता है ना कि हम प्रीलिम पास कर जाए या फिर कुछ थोड़े मार्जिन से हमारा सिलेक्शन रह जाए, तो फिर ये बताता है कि आप सही रास्ते पे है, कुछ और एफर्ट देंगे तो हो सकता है। कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं हो तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन अब मार्जिन बहुत है और कंटिन्यूअसली वैसे ही स्कोर लो आ रहा है, तो शायद आप यूपीएससी के लिए एमपीएससी के लिए बने नहीं हो। तो जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके ऊपर वर्क करके प्राइवेट में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि अंत में काम तो सभी को करना है, वेदर इट इज यूपीएससी और प्राइवेट जॉब। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपका इंजीनियरिंग हुआ है, तो फिर भी मतलब सिविल सर्विसेज में फिर इंटरेस्ट कैसे आ गया अचानक से? या फिर बस कहीं मेरा तो पे? पहला तो मुझको ये था कि प्राइवेट में ही जॉब कर लूँ। हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, पुणे रीजन, मुंबई रीजन, बारामती रीजन। तो पहला तो फोकस तो वही था। लेकिन फिर सोचा कि सैलरीज कम थी, इंजीनियर्स को सैलरीज कम रहती है शुरुआती दिनों में। तो 20-25 हजार 30 हजार तक रहती है। हाँ तो फिर बीस। सोचा कि प्राइवेट में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। और फिर उसके वजह से सोचा कि 20-25 हजार में काम करने के बजाय 1-2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और फिर एग्जाम देने के बाद देखेंगे क्या होगा। कुछ प्रीलिम क्लियर होगा या मेंस तक पहुंच जाए, इंटरव्यू तक पहुंच जाए तो फिर कंटिन्यू रखेंगे प्रिपरेशन। अगर प्रीलिम में 1-2 बार फेल हो जाए तो फिर प्लान बी पे वर्क करके फिर साइड बाय साइड एग्जाम देंगे। तो बेसिकली जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बारामती में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे हमने वहाँ के DYSP थे, उनको अप्रोच किया था स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो उनसे बात करने के बाद कुछ अट्रैक्शन इस सिविल सर्विसेज के तरफ बढ़ गई कि इस जॉब में आप एक्चुअली जो लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी है, फिर सिक्योरिटी है। तो उसके वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, धीरे धीरे फिर यूपीएससी देने का मन हुआ। अच्छा। और सर मतलब जैसे सब लोग जानना चाहते हैं कि मतलब हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, तो आपका स्ट्रेटजी कैसे था? मतलब आपका टाइम टेबल कैसे था एक से एक? तो फिर उससे मतलब इन लोगों को बाकी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक हेल्प हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा, मतलब वो भी उस हिसाब से उनका जो डेली रूटीन है वो ये कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। मैं डेली रूटीन हर किसी का अलग से हो सकता है अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से। किसी को अगर रात में पढ़ाई अच्छी लगती है तो रात का शेड्यूल बना सकते हैं। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो जो भी टाइम मिलता है 5-6 घंटे उसको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। मैं तो काम नहीं कर रहा था, मैं अपने गांव में बैठकर ही पढ़ाई कर रहा था यूपीएससी की। 1 साल में पुणे में रहा, फिर पुणे में रहने के बाद
एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करके मैं फिर गांव लौट गया और गांव में रह के ही प्रिपरेशन चालू रखी। तो गांव में रहते हो तो हमको एक फैमिली के साथ मिलने का मौका मिलता है और कुछ वर्क भी शेयर करना पड़ता है यहाँ पे। मेरे पिताजी फार्मर है, तो खेत में उनका हाथ बटाने के लिए जरूरत पड़ती थी तो मैं करता था। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के मैंने मेरा एक टाइम टेबल बनाया था कि अ, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, तो 6 से 7 बजे तक डेली एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करके 7 से 10 तक 3 घंटे तक मैं पढ़ाई करूंगा। और 10 से 11 बजे तक खाना पीना खा के फिर 11 से 4-5 बजे तक पढ़ाई करता था। बीच में छोटे छोटे गैप लेता था फॉर रिफ्रेशमेंट। फिर 5 से 5:30 बजे कुछ घूम के आता था खेत में, कुछ फ्रेश लगे, बर्ड वॉचिंग करता था या फिर वैसे एक्टिविटीज। देन फिर 7 8 बजे तक फिर पढ़ाई, और 8 के बाद खाना खा के थोड़ा फैमिली के साथ कुछ बातें करके फिर 1 2 घंटे फिर रिलैक्सिंग करके 10 बजे सो जाता था। सो 10 से 6 बजे तक 7 8 घंटे डेली स्लीप लेता था। तो जो टाइम टेबल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि टाइम टेबल में एक एक दिन पर्टिकुलरली, एक हफ्ते का एक दिन हम रिवीजन के लिए रखना चाहिए। हर दिन के 1 2 घंटे रिवीजन के लिए रखने चाहिए। और बफर स्लॉट भी होना चाहिए, जिस बफर स्लॉट में जो भी हमारा बैकलॉग्स है, जो हमने टाइम टेबल के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको वहां से कंप्लीट करना चाहिए। सो टाइम टेबल हर एक एस्पिरेंट के हिसाब से बनाना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर ध्यान ध्यान में रख के। और सर जैसे कुछ लोगों का ये है प्रेरित है कि जैसे गेम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज किया जाता है, तो उससे रिगार्डिंग आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? सब प्रीलिम्स में मैंने जो चार चार बार कंटिन्यूअसली प्रीलिम पास किया है, तो उसमें मेरा एक अप्रोच ये रहता था कि पहले अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज बहुत दी थी। मुझको मेरा एक अप्रोच डेवलप करना था कि कैसे क्वेश्चन टैकल करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और बाकी 3 अटेम्प्ट में 76 नंबर ये अटेम्प्ट किए हैं। तो जो है कि हमारे जो गलत क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मिनिमाइज करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो गलत कम निकलेंगे और फिर निगेटिव मार्किंग कम होगी। तो फिर एक टेस्ट सीरीज का एक अप्रोच, और हमारी जो बेसिक्स बुक्स है उनको बार बार पढ़ना है। कुछ चीजें मिस हो जाती है एक रीडिंग में, तो दूसरी तीसरी रीडिंग में वो चीजें क्लियर हो जाती है। वो करते समय हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाती है, एग्जामिनर किस किस कोई क्या क्या ट्रिक यूज करके हमको फूल करने की कोशिश करता है, हमको गलत जवाब देने पे मजबूर कर सकता है। तो हम ट्रिक सीख गए एक बार, और यूपीएससी की डिमांड क्या रहती है, तो ये सीखने के बाद हमारा प्रीलिम में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये बेसिक अप्रोच था। और जैसे कि कुछ लोग नोट्स खुद के बनाते हैं और कुछ लोगों को मतलब ये समझ में नहीं आता है कि टॉपर्स के नोट्स प्रेफर करें या फिर खुद के नोट्स बनाएं, तो फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें? नहीं, नोट्स तो हमारे खुद के होने चाहिए। टॉपर के नोट्स अलग होते हैं, क्योंकि टॉपर्स नोट बनाते समय क्या करते हैं कि ऐसे चीजों का नोट नहीं लेते जो उनको पता है। तो ऐसी चीजें टॉपर्स के नोट में मिस हो सकती है कि आपको पता नहीं है। तो 1 2 बार रीडिंग करना चाहिए बुक का, और तीसरी बार रीडिंग करते समय नोट बनाने चाहिए, क्योंकि 1 2 बार रीड करने के बाद आपको एक अंदाज आ जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सब अपने नोट बनाए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि टॉपर्स के नोट रेफर करें। टॉपर के नोट कर सकते हैं कुछ आइडिया लेने के लिए कि नोट कैसे बनाए, इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बावजूद ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे अपने ही नोट होने चाहिए। और सर जैसे कि नॉर्मल में देखा जाता है कि स्टूडेंट क्लासेस लगाते हैं, राइट, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, बट उसके अलावा मतलब ज्यादातर क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सब लोग मतलब एक प्रॉपर रूटीन में करते हैं, डेली जाएंगे, बट एक टाइम के बाद फिर क्लास स्किप करना चालू कर देते हैं कॉलेज और इसके तरह, तो फिर इससे इफेक्ट स्टडी पे भी पड़ता है। बट क्या सच में क्लासेस सफिशिएंट है
या फिर बाकी भी चीजें मतलब जैसे खुद से प्रिपरेशन या फिर और कोई चाहिए आपको? क्या लगता है इसमें क्या चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। अगर ग्रेजुएशन में जो आपने सीखा है तो वही ऑप्शनल है तो शायद कोचिंग ना लगे। जीएस के लिए ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो मैंने लगाई थी, लेकिन जब कोचिंग कंप्लीट कर ली तो ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जीएस की जो चीज़ें खुद से करनी है, क्योंकि सेल्फ एफर्ट के ऊपर डिपेंड होके ही हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ना कि कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते। तो ऑप्शनल की कोचिंग ले सकते हैं, जीएस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक बेस वो बता देते हैं, सब कॉम्प्रिहेंसिवली कर देते हैं कोचिंग वाले। अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज है तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लगाए तो ही आप पास हो पाएंगे। तो कोचिंग की इतनी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल के लिए जरूरत हो सकती है, डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। सर एक स्टूडेंट का क्वेरीज है कि ऑप्शनल कैसे चूज करें, मतलब ऑप्शनल के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि हाँ ये ऑप्शनल फाइनल करना है? तो ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त कि आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है, ये पहली चीज है। अगर आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें से सिलेक्शन कितने हो रहे हैं। कुछ कुछ ऑप्शनल होते हैं, उसमें से सिलेक्शन बहुत कम होते हैं। कुछ कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, उसमें सिलेक्शन ज्यादा होता है। तो ऑप्शनल लेना सेफ रहता है जहाँ से सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वह उस ऑप्शनल में जो तीसरा फैक्टर है कि आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। तो कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं कि जिनके रिसोर्सेज मिलते नहीं है, जिनका गाइडेंस मिलता नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर है कि उसके ऊपर थिंक करके आप ऑप्शनल ले सकते हैं। तो यही कोई चीज, तो दो तीन चीजें हैं। और एक और चीज है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया क्योंकि मुझको इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे है, पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ, तो उसमें इंटरेस्ट था। उसके वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो ये सारी चीजें, गाइडेंस, योर इंटरेस्ट, योर बैकग्राउंड, ये सब चीजें ध्यान में रख के आप ऑप्शनल का डिसीजन ले सकते हैं। और सर जैसे कि करंट अफेयर के लिए अब जो मैगजीन्स है तो उसमें से कई सारी मैगजीन्स जैसे कि अब उतना ज्यादा इफेक्टिवली ये नहीं हो पा रहा है, उसमें से क्वेश्चंस उतने आ नहीं रहे और उसका इतना फायदा हो नहीं रहा है। तो फिर उसके लिए मतलब कौन सा मैगजीन आपको लगता है ये बेटर हो जाएगा और इससे फायदा होगा स्टूडेंट्स? तो एक मैगजीन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर पे डिपेंड रहेंगे तो पीआईबी में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर नहीं होगा, या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ न्यूज़ मिस हो सकती है। तो उसके लिए एक मैगजीन एंड एक न्यूज़पेपर ये अप्रोच रहना चाहिए। मैं खुद दृष्टि आईएएस की करता था, कभी कभी इंसाइट की भी करता था। तो दृष्टि आईएएस वाज माय मेन सोर्स। उसके बाद द हिंदू पढ़ता था, फिर सिविज डेली का भी था कि उनका डेली करंट अफेयर्स एडिटोरियल डिस्कशंस जो उनके वेबसाइट पे आता है वो भी करता था। जो चीजें बाकी मैगजीन में कवर नहीं हुई है उसके लिए। तो एक अच्छा। मैगजीन प्लस एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। ओके। और जैसे कि एक स्टूडेंट का पेज है, आपका पीएसआई ऑप्शनल था तो वो पूछ रहे कि सर पीएसआई की मतलब कैसे क्या स्ट्रेटजी? पीएसआईआर के लिए आपको जो हर पीएसआईआर एस्पिरेंट नोट्स रेफर करता है वो नोट्स रेफर करने हैं। शुभ्रा रंजन मैडम के नोट्स हो या फिर यूनिक एकेडमी के एक नोट्स है, वो भी अच्छे हैं। उसके उसके अलावा आपको दो रेफरेंस बुक करने हैं। एक है ओपी गौबा का, दूसरा है एंड्रयू हेवुड का ग्लोबल पॉलिटिक्स, पेपर 2 के लिए। ऑप्शनल है वो नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर बाद में फिर से यूज करना। क्या क्या, प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट रिपीट कीजिए, आप क्या क्वेश्चन था अभी। नहीं एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि जिनको पीएसआईआर का बुक लिस्ट चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। आप बता दें। हाँ, तो वो भी दो बुक्स है, एक एंड्रयू हेवुड का है, एक ओपी गौबा का है। उसके बाद उसके अलावा नोट्स जो हर एस्पिरेंट करता है, कि शुभ्रा रंजन मैडम के हो या फिर यूनिक एकेडमी के हो, आप वो कर सकते हैं। सो उसके बावजूद आपको करंट अफेयर्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर का जो एस्पेक्ट है, उसके लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों के एडिटोरियल पे ध्यान रखना है। कौन सा स्कॉलर क्या लिख रहा है, उसके नोट बनाने हैं। फिर रिवीजन पे फोकस करना है। जो थिंकर्स है
उनके कोट्स आंसर्स में डालने हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ठीक से लिखते नहीं है यूपीएसआईआर वाले। उसकी वजह से स्कोर कम आता है। बॉडी तो सब अच्छे से लिखते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी मैटर करता है। उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसी में लिखना चाहिए रादर देन जीएस टाइप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है, रिवीजन करना है अच्छे से। उसके बाद स्कोर बढ़ जाता है। मेरा 232 से 290 तक बढ़ा है। यही चीजें मैंने की थी, ज्यादा कुछ इनोवेटिव किया नहीं था। और सर मतलब ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपसे हुई थी फिर बाद में अपने इंग्लिश में उस पे सुधार किया, काम किया, तो उस पे मतलब ये मतलब ये ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनकी वो मिस्टेक्स ना हो। हाँ, पहली एक मिस्टेक मैंने की थी पहले अटेम्प्ट के टाइम। मैंने आंसर्स लिखे नहीं थे। ऑप्शनल के कुछ एक दो टेस्ट दी थी, जीएस के एक भी नहीं दी थी। उसकी वजह से मेरे 20 नंबर से इंटरव्यू कॉल रह गया था। सो आपको टेस्ट लिखने हैं, आपका आंसर्स आप ठीक से लिख रहे हो या नहीं, उसको आपको असेस करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट बाद में करनी है। एक चीज आपको अवॉइड करनी है। दूसरी एक चीज अवॉइड करनी है कि रिसोर्सेज ज्यादा ना ले। जो भी बेसिक्स है जो हर कोई फॉलो करता है उसी पे स्टिक रहे, उसका रिवीजन ज्यादा बार करे। तीसरा चीज ये है कि किसी को इग्नोर मत करे कि ऐसे में ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा या फिर ऐसे में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। मेरे जो इंटर ऐसे में नंबर थे, पहले अटेम्प्ट में 134 थे, उसके बाद 93 पे नीचे गिर गए। तो अच्छे से एफर्ट नहीं दिए थे मैंने, उसकी वजह से ऐसे में स्कोर कम रहा। इस साल भी 103 है, कंपेरेटिवली स्कोर इज लेस। और हर एक एरिया है, हर एक सब्जेक्ट है, हर एक पेपर है, उस पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। एक एक मार्क पे 7 से 8 एस्पिरेंट हो सकते हैं। तो एक मार्क इंप्रूव होगा तो आपके रैंक कम से कम 5-6 नंबर से बढ़ जाएगी। तो अब ऐसे ऐसे में आपको 120 130 लाने हैं, तो उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा, क्योंकि वो आपकी रैंक 100 रैंक की जंप आपको दे सकता है। तो हर एक एरिया पे फोकस करना है। यही कुछ चीजें हैं बेसिक्स, जो कि मिस्टेक आपको करनी नहीं है। और सर जैसे कि अभी जो महाराष्ट्र का सिलेबस है एमपीएससी का और एमपीएससी राज्य सेवा और यूपीएससी दोनों सेम हुआ है, तो उस पे कुछ आपका क्या व्यू क्या है कि इससे क्या फायदा हो सकता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को। हाँ, जो भी है कि ये अच्छी चीज हुई है कि राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव किया गया है मेंस का पेपर, आपको आंसर लिखने हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। वहाँ पे हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अ, वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो आपको 3-4 पॉइंट भी याद होंगे, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं और आप नंबर पा सकते हैं। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड इट विल हेल्प स्टूडेंट। और बच्चों को सहायता होगा इससे, एफर्ट कम लगेंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे आई थिंक। सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये नई चीज है उनके लिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। और सर इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग से कुछ बताना होगा तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस पूछा नहीं है बट अब लगता है हाँ ये भी उनको बताना जरूरी ओके, मतलब मैं कुछ एडिशनल बोलना चाहूँ तो बोल दूं, ऐसा ना? है। हाँ, तो यही है कि इस एग्जाम में आप जब एंटर करते हैं इस प्रोसेस में, तो हमको बार बार ये लगता रहता है कि हम हो नहीं पाएंगे, ये रैंक नहीं आएगी, पीडीएफ में नाम नहीं आएगा। तो शायद इस साल का रिजल्ट जो था वो दोपहर को 1 बजे आया था। दोपहर को एक 12 12 साढ़े 12 तक मुझको ये गारंटी नहीं थी कि मेरा नाम हो सकता है। तो वही है कि रिजल्ट पे फोकस ना कीजिए, आपके जो एफर्ट है उसके ऊपर फोकस कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने पहले बोला था ना कि 10 लाख एस्पिरेंट एप्लीकेशन भरते हैं, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन इज लेस, अराउंड 10-20 हजार कुछ। तो वही है, उतने लोग डिसिप्लिन रह पाते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, टाइम टेबल अच्छे से बनाते हैं। तो वही चीजें करनी है, और हमारे एफर्ट पे फोकस करना है। रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, वो अपने आप ठीक से आ जाता है अगर हम एफर्ट अच्छे से दें। तो हमारा फोकस वही पे होना चाहिए, एफर्ट पे।
तो किसी को कुछ क्वेरीज है तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हम स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप मैसेज कर दीजिए फिर आप, और हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ ठीक चलेगा। एक क्वेश्चन है कि सर अगर मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो 23 का अटेम्प्ट मतलब हो सकता है कि 23 के लिए मतलब टैली होगा सफिशिएंट टाइम। अ, अभी से अगर इससे पहले कुछ तैयारी की नहीं है बिल्कुल, अभी से 5 दिसंबर चल रहा है अभी, तो 6 महीने में तो शायद होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप एक तय कर सकते हैं कि 23 का ही देना है, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। फिर जब प्रीलिम नजदीक आ जाए तो आपके टेस्ट सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज देंगे ना आप, मॉक टेस्ट, तो उसमें अगर अच्छे से नंबर आ रहे हैं 90, 100 या कुछ, तो आप अटेम्प्ट दीजिए, वरना फिर नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी आप एफर्ट अच्छे से देंगे अभी से, तो कुछ उसका फायदा भी होगा अगले अटेम्प्ट में। एक स्टूडेंट क्वेश्चन है कि सर आप पीएसआई ऑप्शनल के लिए कितने टाइमिंग का ये बच्चे ऑप्शनल के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है। हम्म। और डिपेंड करता है, अगर आपका ग्रेजुएशन भी पीएसआईआर में हुआ है तो आप कम टाइम दे सकते हैं, अगर पीएसआईआर आपके लिए नया है तो आपको ज्यादा टाइम देना है। 4 घंटे दिन के दे सकते हैं, अगर आपके पास 12 घंटे हैं तो 6 घंटे जीएस के लिए, 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए और 4 घंटे ऑप्शनल के लिए अभी से देने हैं। फिर प्रीलिम नजदीक आते ही 1-2 महीने पहले आप कम कर सकते हैं, और 1 महीना पहले तो पूरा ही ऑप्शनल का प्रिपरेशन बंद करना है और प्रीलिम पे ही फोकस करना है। क्वेश्चन सही लिखता हूँ। जीएस पर्सनल प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। ओके, एक क्वेश्चन है कि जीएस से प्रिपरेशन हाँ। स्टार्ट करूँ या फाइनल से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं, अभी से करना है तो जीएस का करना पड़ेगा। अगर आप अप्रैल मई में पूछते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, तो अप्रैल मई से 2-3 महीने आप सिर्फ ऑप्शनल कर सकते थे। लेकिन अभी जीएस करना पड़ेगा अभी, क्योंकि प्रीलिम अभी ज्यादा दूर नहीं है। तो जीएस प्लस ऑप्शनल ऐसा अप्रोच रख सकते हैं। अगर 24 का अटेम्प्ट है तो आप अभी ऑप्शनल के ऊपर पूरा फोकस रख सकते हैं 4-5 महीने, उसके बाद जीएस के तरफ शिफ्ट हो सकते हैं ग्रेजुअली ऑप्शनल का टाइम कम करके। है। सर बैंक के एस्पिरेंट मतलब बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ में सब कुछ। क्या क्या क्या, ठीक से सुनाई मतलब नहीं आया। बैंकिंग का भी कर रहे हैं और साथ में वो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर दोनों कर सकते हैं क्या साथ मतलब जॉब प्लस यूपीएससी। में। नहीं, बैंकिंग एंड यूपीएससी बैंकिंग। दोनों करेगा उनका। एक मुझको लगता है, अगर आपके पास एज है 23 24 है आपकी एज, तो एक ही पे फोकस कीजिए, यूपीएससी या फिर बैंकिंग। पहले एक चीज सिक्योर कीजिए, अगर बैंकिंग आपका निकल जाता है तो फिर आप उसके बाद आप डेडिकेटली यूपीएससी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन बैंकिंग प्लस यूपीएससी वो चांसेस कम हो जाते हैं पास होने के। तो किसी एक पे फोकस कीजिए, यूपीएससी निकल जाता है तो फिर क्या बैंकिंग की कोई जरूरत है ही नहीं वैसे भी। ओके, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जैसे ही कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जो बेसिक से मतलब उतने सही से नहीं होते प्रिपरेशन, मतलब उतना सही से नहीं होता है। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि हाँ ठीक है मतलब हो जाता है, कवर हो जाता है, लेकिन उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी ने मतलब क्या? एक दो सब्जेक्ट वीक होता ही है, तो फिर जो वीक सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करना चाहिए। हम्म। हाँ, क्या होता है कि जितने भी एस्पिरेंट है तो किसी को कोई वीक सब्जेक्ट रह जाता है। मेरे लिए वो जीएस 3 था, उसमें स्कोर बहुत कम रहा है तीनों अटेम्प्ट में। लेकिन बड़ा है, हर साल बड़ा है स्कोर, 64, 77, 85 दिस ईयर। सो जो भी वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ मेंटर, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी, जिनको भी एक्सपीरियंस है, उनके उनके उनसे कुछ टिप्स लेने हैं कि अगर रिसोर्सेज गलत है तो कुछ रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या पढ़ना रह गया था उसको पढ़ सकते हैं। अगर उसमें आंसर लिखने में कोई दिक्कत है तो आंसर कैसे लिखना है वो उसका गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि जीएस 1 के आंसर जीएस 3 के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जीएस 1 में आप ज्यादातर मैप निकाल सकते हैं, हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो। जीएस 3 में वैसा नहीं होता, जीएस 4 में अलग ही आंसर्स लिखने होते हैं। तो
जो भी वीकनेसेस है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है कि इम्प्रूवमेंट कैसे करे, कि रिसोर्सेस चेंज करे या फिर कुछ आंसर राइटिंग मेथोडोलॉजी चेंज करे। और सर जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जैसे कि एनसीईआरटी जो है, तो एनसीईआरटी पे कितना टाइम देना चाहिए? मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 6 to 12 वाला एनसीईआरटी में 6 महीना वेस्ट कर देते हैं। तो 6 मंथ इस मतलब बहुत सारा टाइम, मतलब इतना ज्यादा टाइम तो जाना नहीं चाहिए। तो मतलब ये तो बेसिक है एनसीईआरटी, और उसके नोट्स भी बहुत ज्यादा बना के रखे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है एनसीईआरटी मतलब कितना ये करना चाहिए? क्योंकि नहीं, इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी read तो नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट तो है। एनसीईआरटी एक अच्छा बेस बना के देता है। मैंने सभी सब्जेक्ट के सभी एनसीईआरटी पढ़ के रखे हैं। जब भी अगला अटेम्प्ट देना हो तो पहले मैं एनसीईआरटी की रिवीजन कर लेता हूँ। उसी में मैंने बुक्स में हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। पीडीएफ है मेरा, जो एक टेलीग्राम चैनल है कि सोहम 267, अगर आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो हम सोहम टू सिक्स कोशिश सेवन करते हैं। तो टेलीग्राम हम चैनल, फिर वो मैं कमेंट कर देता हूँ, जिसको भी चाहिए आप देख सकते यहाँ पे कमेंट डाल सकता हूँ क्या? हो। हाँ, मैंने कर दिया। कर दिया आपने? हाँ। हाँ ठीक है, तो सोम 267 पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करके डाली हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो एनसीईआरटी तो मैं करता ही था। जो भी मैंने अंडरलाइन किए उसके रिवीजन करता था। और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी स्किप नहीं करना चाहिए। उसमें सोम 267 में स्पेस नहीं देना है बीच में। एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सर इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने के लिए तो क्या करना चाहिए, सोर्स कौन सी चाहिए? एनवायरनमेंट के लिए तो शंकर आयस का बुक है, उसको पढ़ना है, बेसिक अच्छे से करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, देन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो भी न्यूज में थे, तो उनका नोट लेके रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक साल कुछ बर्ड स्पेसी का दिया था, 4-5 नाम दिए थे, और वो बर्ड है या फिर एनिमल है या फिर क्या है, ऐसा प्रीलिम में पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे नोट करके रखने हैं, बर्ड के नेम हो या फिर कुछ इनोवेटिव आया हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आई हो। फॉर एग्जाम्पल एक साल केरल में हाथी के मुंह में कुछ स्फोटक दे के उसको मार दिया था। तो उसके पेट में बच्चा था, तो उसके ऊपर तो उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक्चुअली न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। तो सारे एस्पेक्ट को पढ़ना है कि हाथी की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितनी होती है, उनका जो हर्ड होता है, कड़फ होता है, उनको लीड कौन करता है, ऐसे एस्पेक्ट न्यूज पेपर में आते रहते हैं, उसका न्यूज नोट बना के रखना है। साइंस के लिए फिर एनसीईआरटी है। उसके बाद आप कोई एक रेफरेंस बुक, ल्यूसेंट पब्लिकेशन या फिर वो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। और उसको करंट अफेयर्स के साथ वैल्यूएडिशन करनी है। करंट अफेयर्स मोस्टली पूछा जाता है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअली कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि आईपीएस का सिलेबस अलग होता है। आईपीएस का सिलेबस अलग नहीं होता है। जो यूपीएससी एग्जाम होते हैं उसमें से ही आईएएस आईपीएस आईआरएस सारी पोस्ट उसमें से होती है, वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम सेम ही होती है सभी के लिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अलग एग्जाम नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? जो आपने सोम 267 डाला है ना, तो 267 में क्या है, बीच में स्पेस नहीं देना है। ओके, स्पेस नहीं है क्या? हम्म। तो जो भी लोग सर को टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है सोहम 267, राइट सर? हाँ हाँ, बरोबर, बिल्कुल। तो आप कुछ क्वेरीज हो तो यहाँ पे ओनर जो हैंडल है मेरा, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, और टेक्स्ट कर जैसे सकते हैं वहाँ। सर का इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप वहां पे भी सर को फॉलो कर सकते हो, और वहां पे भी आप सर को जो क्वेरीज रहेंगी पूछ सकते हैं, सोहम अंडरस्कोर आईआरएस। तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर अभी भी कोई कुछ क्वेरीज है जो आपने यहाँ पे नहीं पूछी है, और बाद में पूछना चाहते हो, या फिर यहाँ पे पूछने के लिए थोड़ा डर लग रहा है, तो आप पर्सनल में भी सर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि फिर आज का जो सेशन है ये भी स्टॉप करते हैं। तो सर आपका जो टाइम था, आपका जो बिजी टाइम है उसमें से टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद आपका भी। जो एक बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझको भी, तो ये भी बहुत अच्छा बढ़िया हुआ। राइट। तो जल्दी मिलते हैं, और किसी लाइव सेशन। तो ठीक है, कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे या फिर सर को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सर का अकाउंट भी मेंशन कर दूंगा पोस्ट में, तो आप लोग वहां से सर को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।